Good morning and welcome to GCFFA classes. फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस अब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस अब कंटिन्यू आप लोगों को मिलते जाएगा। और इसमें दो पेपर हम कराएंगे। एक तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो सबसे लेंथीएस्ट पेपर है, और दूसरा पेपर है आपका डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो आपका ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अकाउंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। और आई थिंक आप लोग को ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेम 5 एग्जाम। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो पहले कॉर्पोरेट अकाउंट्स का सिलेबस आपको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आज कुछ थोड़ा बहुत शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंट सिलेबस में क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंट सिलेबस आपका कॉर्पोरेट से पता चल रहा है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंट्स रिलेटिंग टू कंपनी। तो कंपनी है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी एक्ट 1956 नहीं, अब 2013 फॉलो करेंगे। ऐसे 1956 भी है, इससे पहले भी बहुत सारे कंपनी एक्ट था, बट हम लोग सीखेंगे 2013 के हिसाब से। तो ये डिफरेंस है। नॉर्मली जो अकाउंट्स आप लोग किए, फिनेंशियल अकाउंट्स पहले जो किए थे, सेम 1 में किए, सेम 3 में किए, उसमें कंपनी का कोई रिलेशन नहीं था। उसमें प्रोप्राइटरी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस सबका किए थे, एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का किए थे। बट यहाँ आप सीखोगे टोटली कंपनी रिलेटेड। अब इसमें जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 80 मार्क्स आपको रिटर्न देना है। उस 80 मार्क्स कैसे कवर करेगा? थोड़ा सा सिलेबस में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपका इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। सेकंड, वो भी इशू का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग से हम लिख रहे हैं, बोनस, राइट इशू एंड ईएसओपी या ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये सभी इशू है, इशू का ही पार्ट है, लेकिन उसका अलग से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थर्ड, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और ये तीन चैप्टर मिला के आपको 10 into 2, आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन 10 मार्क्स मिलेगा, और इससे हो सकता है 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है। तो 20 मार्क्स इस तीन से मिलेगा। फोर्थ, फोर्थ चैप्टर हो गया आपका रिडम्शन, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर रिडम्शन। एंड फिफ्थ चैप्टर, बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ। तो एक्चुअली प्रेफरेंस में रिडम्शन होता है और इक्विटी में बायबैक होता है। और ये दो चैप्टर में आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और करके दे सकता है, आइदर 4 और 5। तो हो सकता है दोनों ही दे दिया, एक अटेंड करना है, या कोई भी एक दे रहे तो उसी को अटेंड करना है। ऑप्शन किसके साथ रहेगा वो अभी से बोल नहीं सकते, लेकिन जनरली इसमें ऑप्शन देता है। कभी कभी ऑप्शन इसमें नहीं दे तो किसी और चैप्टर में दे सकता है। एनीवे, नेक्स्ट चैप्टर सिक्स। सिक्स चैप्टर हो गया इशू। हम अच्छा इसको लिखते हैं, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स। और सेवन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर इसमें आपको मिलेगा कितना? 10 मार्क्स। कोई भी एक ही रहेगा, इसमें ऑप्शन बोल के नहीं। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से जनरली क्वेश्चन ज्यादा देता है, रेगुलर बेसिस कभी कभी इशू से भी दे सकता है, बट 10 मार्क्स इसमें ये दो में से मिलेगा। तो 7 चैप्टर्स हो गया। 8, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और 9 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कंपनीज, इसमें जो गुडविल वैल्यूएशन करेंगे कंपनी का मेनली, प्रोप्राइटरी बिजनेस का तो आप पार्टनरशिप में किए थे, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम लोग कंपनी का करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें भी इसमें भी चांसेस है दोनों दे दिए और एक अटेंड करना है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन और हो रहे हैं, इसमें भी ऑप्शन और आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन इतना आपको मिलेगा। देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, 20, 30, 40, 50 मार्क्स। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का कितना, 50, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है आउट ऑफ 8। तो 3 जगह तो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कहां 3 जगह ऑप्शन मिलेगा, तो चांसेस ज्यादा है गुडविल और शेयर्स में ऑप्शन, सेकंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बायबैक में ऑप्शन, और हो सकता है स्टार्टिंग में अंडरराइटिंग के साथ बोनस राइट ये सब भी ऑप्शन दे सकता है, ये इश्यू ऑफ शेयर के साथ कुछ ऑप्शन दे सकता है, एक और दे सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कहां मिलेगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये 9 चैप्टर्स में से आपको 5 अटेंड करना है, और इसमें 9 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। ओके, यस, तो 50 मार्क्स तो हो गया। तो ये जो इतना सारे क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का, ये आपका ग्रुप ए रहेगा, ये आपका ग्रुप ए। तो ग्रुप ए आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है, और सेकेंड ग्रुप बी, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स, और इसमें क्या चैप्टर्स है, चैप्टर 10 हो गया फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, मतलब इसमें आप कंपनी का फाइनल अकाउंट करोगे। एक मिनट, ठीक है, तो कंपनी का फाइनल अकाउंट करोगे, और एक कंपलसरी इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका 15 मार्क्स। ग्रुप बी ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ग्रुप ए 10 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं, दिस इज कंपलसरी चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अमलगमेशन, absorption and external reconstruction। amalgamation, absorption, external reconstruction of company, ठीक है। और एक चैप्टर से 12, और इसमें और नेक्स्ट चैप्टर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, internal reconstruction, another name reduction of capital, reduction of share capital। ओके, तो ये दोनों में से दोनों ही मिलेगा आपको, ऑप्शन एक रहेगा ना, दोनों ही मिलेगा, और उसमें से एक अटेंड करना है 15 मार्क्स। तो 15 टोटल कितना हो गया, ये आपका 30 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चंस एट द रेट ऑफ 15 आउट ऑफ 3, तो यह ना ऑप्शन आ गया। तो ये था आपका सिलेबस, इससे ये सिलेबस 50 + 30 80 मार्क्स, 80 मार्क्स आपको अटेंड करना है। ये जो 80 अटेंड करना है, एक बार फिर देख लो। फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स, इशू ही रिलेटेड है, अंडरराइटिंग भी इशू से होता है, इशू के टाइम ही अंडरराइट किया जाता है, कोई आके गारंटी देता है कंपनी को बेचने का। तो इशू ऑफ शेयर्स, बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये सब इशू रिलेटेड ही है, और आपका अंडरराइटिंग, इससे 2 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 20 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ शेयर्स, ये 10 मार्क्स, कोई भी एक आपको करना है, दोनों ही दे सकता है, और आपको एक अटेंड करना है। हो सकता है एक दे दिया तो किसी और जगह ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें कोई भी एक अटेंड करना है, 10 मार्क्स, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें भी अटेंड करना है, 10 मार्क्स। तो ये था 9 चैप्टर्स, और इधर 3 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर कंपलसरी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी करोगे। अब वो आपका क्लास 11 12 में जो किए थे फाइनल अकाउंट, या बीकॉम में भी किए थे, वो आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस का था, ठीक है, लेकिन अब कंपनी का सीखोगे, इसमें टोटली डिफरेंट, कंसेप्ट ही डिफरेंट। इसमें
शेड्यूल है, फॉर्म है, उसके हिसाब से करना होगा। आप ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। फिर और दो चैप्टर्स है, अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। मतलब अमलगामेशन मतलब दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी बन गई। जैसे वोडाफोन और आइडिया अलग था, लेकिन दोनों मिलके एक हो गया था, वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे कंपनी मिलके अगर एक कंपनी बनता है, उसको बोलते हैं अमलगामेशन। और एब्जॉर्प्शन होता है एक कंपनी दूसरे को खरीद लिए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बाई कर लिए, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन किए, अपने आप को लिक्विड करके फिर न्यू नेम से रिकंस्ट्रक्ट करके फिर एक न्यू बिजनेस शुरू किए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तीन चैप्टर मिला के एक्चुअली इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर में है। और ऑल्टरनेटिवली एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब कंपनी लॉस में रन करते, जा रहे कंटिन्यू, तो फिनेंशियल सिकनेस है, फिनेंशियल क्राइसिस है, तो इस सिचुएशन में कंपनी को ओवरकम करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, रिडक्शन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो बस ये आपका सिलेबस। अब वेटेज अगर दे किसका सर, किसको ज्यादा प्रायोरिटी, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसमें तो ऑप्शन का एक पोर्शन छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करने का। जैसे फर्स्ट में बता रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें से अंडरराइटिंग ज्यादातर देता है, कभी कभी इसमें ऑप्शन में बोनस राइट दे देता है। लेकिन बोनस राइट ना हम लोग करेंगे, क्योंकि वो अकेले उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर कहीं पे भी वो दे सकता है। इसीलिए बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये चैप्टर भी करेंगे। हाँ, उतना इंपॉर्टेंट अकेले नहीं है, बट कभी कभी ऑप्शन देता है ना, इसीलिए करना होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर में से कोई भी एक करने से चलेगा, तो फिलहाल हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या, कभी कभी एक दे देता है, तो उस केस में फंस सकते हो। मेनली जनरल में करता है बहुत ज्यादा, उसमें ना सिलेबस का माँ बाप नहीं रहता है, क्या करता है उन लोगों को ही पता है। खैर, फिर भी मतलब दोनों करेंगे, बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लोगे तो हो सकता है, इसीलिए। और इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इशू उतना नहीं देता है, बट रिडम्पशन करे तो इशू का तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे ना, हो जाएगा। और इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, क्योंकि शेयर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी शेयर वैल्यूएशन के लिए गुडविल का भी चाहिए होता है, तो वैल्यूएशन इसमें थोड़ा अब भी फिलहाल नहीं भी सीखोगे चलेगा। पहले सिलेबस अगर कवर करना चाहे तो इसमें प्रायोरिटी देना, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो ऑप्शन भी कर लेंगे, जहां ऑप्शन कभी कभी इग्नोर करता है। और इधर तो एक करना ही होगा, इसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। और इसमें बेटर होगा आप इसको करोगे, क्योंकि इसमें एक ही रूल है। लेकिन अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल, इसमें ना नेचर ऑफ, जब करो तो पता चलेगा, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मार्जिन, बहुत कुछ कैलकुलेशन। जो कंपनी दोनों मिल गया, एक न्यू कंपनी का अकाउंट, फिर पुराना कंपनी का क्लोज करना, अकाउंट्स बहुत लेंदी होता है, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी है। बेटर होगा इसमें ऑप्शन रहेगा श्योर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप ठीक से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे आपका सिलेबस 100 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स अटेंड कैसे हो जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो ये था आपका सिलेबस, इसको सीरियसली करो, इतना करके जाओगे, इसके बाद ऑप्शन कुछ कर लोगे तो आपका 80 मार्क्स मतलब जो भी एग्जाम में आता है रिटिन, वो अटेंड आराम से कर सकते हो। बट फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत लेंदी है, 12 चैप्टर्स पढ़ना है सोचो, और टाइम आपके पास उतना नहीं है, क्योंकि अभी आप पूजा वैकेशन आएगा, फिर एग्जाम दिसंबर में पूरा छुट्टी का माहौल चलेगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 25th सेलिब्रेशन एंड सो ऑन, तो टाइम आपका उतना नहीं है। तो और सिलेबस लेंदी है, और एक एक कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा लेंदी है, तो सीरियसली शुरू से रेगुलरली एक टाइम देके पढ़ो, ठीक है। पढ़ो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल पेपर है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस करते करते आपका परफेक्शन आएगा, परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन पर बहुत अच्छा ये आ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और प्रैक्टिस जैसे करोगे स्पीड बढ़ेगा, बहुत कुछ इंप्रूव होता है आपका, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग कुछ चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर? इशू ऑफ शेयर। अब लोग 12 में किए होंगे, ठीक है ना, अब लोग 12 में श्योर किए, लेकिन वो सर वो एक तो 12 में किए थे बहुत पहले, दूसरा उसमें जो सीखे थे वो एकदम एलिमेंट्री लेवल में सीखे थे, अब डिटेल सीखोगे, ठीक है ना। यस,
तो आज हम लोग शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर इशू ऑफ शेयर, राइट? यस, इशू ऑफ शेयर्स। तो जहां शेयर नाम आया, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है शेयर होता क्या, ठीक है ना? शेयर होता क्या? हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अच्छा तीन फ्रेंड मिलके गए रेस्टोरेंट में गए, और रेस्टोरेंट में गए तो उसमें कुछ हम लोग दोपहर का लंच भी किए। मान लो दोपहर में हम लोग कहीं पे काम में बिजी थे, तो घर में लंच हुआ नहीं, तो तीन फ्रेंड मिलके गए और तीन फ्रेंड मिलके लंच किए हुआ। इसके बाद बिल आया, तो बिल आने के बाद कोई एक, अब मान लो पे कर दिया, अब सब तीनों में शेयर होगा, मतलब एक एक को कितना देना पड़ेगा, ठीक है? इसमें दो अलग अलग है। एक तो एक एक इंडिविजुअली पे कर सकता है, अरे हम ये हमको ये पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज, वो अपने हिसाब से खाए, तो अलग अलग बिल आया तो अलग अलग पे कर दिए, वो अलग है। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे का पेमेंट एक साथ हो रहे, एक ही बिल में आया, तो जो टोटल बिल आया, अब सबको ही बोलेगा ना, अरे मेरा हिस्सा कितना बताओ, तो सबको ऐसे कर सकते, बेटर होगा अरे इक्वल ही कर लो। कौन क्या लिया उतना अगर देखेंगे तो क्या जरूरत है, फ्रेंड लोग आए तो इक्वली तीनों में डिवाइड कर दो। हाँ, अगर कोई अगर बर्थडे गिफ्ट में अगर दे रहे तो अलग बात है, वो तो वही पे करेगा। लेकिन इसमें अगर तीनों मिलके गए और तीनों बोले ठीक है भाई, जो भी खर्चा होगा हम लोग तीनों शेयर कर लेंगे, तो बेटर होता है ना इक्वली शेयर कर दो। इसे टोटल बिल को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक एक हिस्सा वो होता है शेयर्स, वही तो होता है शेयर्स। तो सेम थिंग, अगर एक कंपनी का कैपिटल है और उस कैपिटल में बहुत सारे मालिक है, सोल प्रोप्राइटर में अकेले मालिक है, जो भी कैपिटल उनका ही है। पार्टनरशिप में दो तीन मालिक है, ठीक है, वो दो तीन में डिवाइड कर ली कौन कितना लेके आया। लेकिन इसमें लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो एक एक का कितना हिस्सा है, ठीक है ना, वो पता कैसे चलेगा? इसीलिए कंपनी अपना कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते, एक एक स्मॉल पार्ट जो है उसी को बोलते शेयर, हिस्सा, और उसको इक्वली वैल्यूएशन करके रखता है। मान लो 2 रुपया एक एक शेयर का वैल्यू रखे, 10 रुपया रखे, कोई 100 रुपया रखे, कंपनी जैसे डिसीजन ले रहे हैं, तो एक एक शेयर का वैल्यू मान लो 100 ट्रीट किए। अब कंपनी का टोटल कैपिटल एक ये कि 200 करोड़, 200 करोड़, ठीक है, और एक एक शेयर का वैल्यू 100 इच करके, मतलब 2 करोड़ शेयर होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 2 करोड़। तो एक एक हिस्सा करके बांट दिए, और 2 करोड़ हिस्सा में बांटे, तो नंबर ऑफ शेयर्स उसी को बोलते हैं। और एक एक शेयर का वैल्यू एक होता है, ठीक है ना, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। फेस क्यों बोलते हैं ना, जो सर्टिफिकेट में वैल्यू रिकॉर्ड होता है, जैसे हमको पहचानोगे कैसे, सामने से देखोगे अरे ये तो गौतम सर है, लेकिन पीछे से ना गौतम सर जैसा बहुत हजारों आदमी लगेगा, एक ही ड्रेस एक ही जैसा लगेगा, लेकिन सामने से देखोगे तो फेस से पता चलता है वो कौन है। इसी तरह शेयर का फेस क्या है? शेयर तो आदमी नहीं है, शेयर का जो सर्टिफिकेट है, आप जब शेयर खरीदोगे आपका आपके पास तो शेयर सर्टिफिकेट आएगा ना। आजकल फिजिकली नहीं आता, डीमैट डीमैट फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें फेस वैल्यू, फेस में जो सर्टिफिकेट में वैल्यू लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो एक एक शेयर का वैल्यू 100 ईच हो गया, तो इस कंपनी में 2 करोड़ शेयर्स है, इसीलिए 2 करोड़ इंटू 100, 200 करोड़ ना। तो ये जो शेयर्स है 2 करोड़ शेयर नंबर, अब हम इसमें मान लो 1000 शेयर खरीदे, तो 1000 इंटू 100 इतना रुपया पे किए। कोई 10 शेयर खरीदे, 10 इंटू 100 उतना पे किए। कोई लाख शेयर खरीदे, लाख इंटू 100, तो जो जितना हिस्सा खरीदेगा वो उतना का प्रोपोर्शनली मालिक बनेगा। तो ये जो एक एक हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर बोलते हैं। आप समझ में आना शेयर। लेकिन हम लोग अब यहाँ ना डेफिनेशन कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेयर होता है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली कंपनी जब फाइनेंस लेता है ना, कंपनी का फाइनेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है डेब्ट फाइनेंस और एक इक्विटी फाइनेंस। ऐसे प्रेफरेंस रेफरेंस होता है। मेनली दो फाइनेंस का दो सोर्स होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो डेब्ट इशू होता है, चाहे वो लोन ले या डिबेंचर इशू करे, डेब्ट फाइनेंस। और एक हो गया आपका इक्विटी फाइनेंस, इस शेयर इशू करे। तो कंपनी ये जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे, मतलब बेच रहे, कंपनी शेयर इशू कर रहे मतलब बेच रहे, क्यों? अपना कैपिटल के लिए। तो कंपनी कैपिटल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बेचता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, कैपिटल के लिए बेचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? शेयर। वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं शेयर, राइट? तो द इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी मेंशन कर सकते हो। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द
द financial instrument instrument issued मतलब सोल्ड समझ लेना, कंपनी बेच रहे मतलब इशू करे, ISSUED, ठीक है, इशूड या सोल्ड बाय, कौन बेच रहे, बोलो, कंपनी बेच रहे, ऑब्वियस, कंपनी को कंपनीज कैपिटल तो होता ना, सोल्ड बाय कंपनी, इशूड बाय कंपनी फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बेचे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसी को आप क्या बोलोगे, शेयर, राइट। और तो इस इंस्ट्रूमेंट बेच के जो अमाउंट टोटल आया वो हो गया आपका टोटल शेयर कैपिटल, ओके, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल। और जो इनको खरीदे इंस्ट्रूमेंट को जो बाय किए, पब्लिक जो भी बाय किए, वो उनको बोलोगे शेयर होल्डर, वो अल्टीमेटली वो होल्ड कर रहे हैं ना, तो उनको आप क्या बोलोगे, शेयर होल्डर। तो कंपनी में जो इन्वेस्ट किए वो हो गया शेयर होल्डर, और शेयर को होल्ड कर रहे हो, और कंपनी शेयर को बेच के जो अमाउंट लेके आए उसको क्या बोलोगे, शेयर कैपिटल। इसलिए कंपनीज कैपिटल को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, राइट। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक अब लोग को समझ में आया। अब सेकेंड पॉइंट में आते। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो शेयर इशू करते हैं, हम लोग डिटेल्स उतना नहीं कर रहे, इशू करते हैं, तो शेयर फिर इशू कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इशू। और हाँ एक चीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इशू लेके आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, अपना रिलेटिव्स को दे देते हैं, किसी को कुछ पोर्शन शेयर दे दिए, किसी और को कुछ पोर्शन शेयर दे दिए, उनसे कुछ लेके, तो इस तरह कंपनी बनाते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर जनरली पब्लिक में लिस्टेड नहीं होता, मतलब मार्केट में लिस्ट शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, पब्लिक लिमिटेड का लिस्टेड होता है। तो हम लोग जो भी एंट्री करते हैं ना, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही, ओके। जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी आएगा, वो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पब्लिक को शेयर इशू लेके आ रहा है, राइट। अब आ जाते हैं इशू कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ इशू, टाइप्स ऑफ इशूज, कितना प्रकार का शेयर इशू होता है। हम इधर दो पार्ट में डिवाइड करें, एक होता है कैश इशू, कैश इशू, और दूसरा होता है नॉन कैश इशू। सर इसका मतलब, एक्चुअली इशू जो कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिलेगा, कोई भी सामान बेचते तो क्या मिलता है, उसके अगेंस्ट में कुछ मिलता है। तो अगर उस इशू के अगेंस्ट में कैश मिल रहा है कंपनी को, तो उसको बोलोगे कैश इशू, मतलब कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। और नॉन कैश इशू मतलब इसमें कैश नहीं, कुछ और मिल रहा है, हो सकता है कुछ मिल भी नहीं रहे, लेकिन कंपनी दे रहे रिवर्स, ठीक है। तो जैसे बोनस इशू होता है, बोनस मतलब फ्री में शेयर देता है शेयर होल्डर्स को, तो उसमें तो अदर देन कैश इशू हो गया ना, नॉन कैश इशू। तो टाइप्स ऑफ इशू में एक तो हो रहा है कैश इशू, और दूसरा क्या, नॉन कैश इशू। तो कैश इशू में कितना टाइप का इशू है, अब आ जाते कैश इशू, तो इसके अंदर कितना टाइप का इशू है, वन, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, इस तरह बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन ये तीन नाम से ही आपका हो जाएगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी इनिशियली किसी पब्लिक को शेयर बेच रहे, इनिशियल पब्लिक। देखोगे आजकल कितना सारी कंपनी नया नया इशू लेके आ रहे हैं, आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर बाद में कंपनी फिर कुछ पब्लिक ऑफर लेके आ सकते हो, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और ऑफर फॉर सेल, कंपनी को फिर फाइनेंस चाहिए, कंपनी देखा इक्विटी इशू करते हैं, डेप्ट लेना ठीक नहीं रहेगा, तो कंपनी फिर कुछ इशू इशू कर दिया किसी को, एक पर्सन बोला ठीक है आपका कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन्वेस्टर्स है, वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को बेच दिया, या सेल का ऑफर किए, ठीक है। तो इस तरह इशू होता है। तो ये हो गया आपका कैश इशू का पार्ट, इसके अगेंस्ट में कंपनी को कैश मिलता है। तो आईपीओ, एफपीओ, ये ऑफर फॉर सेल। सेकेंड, राइट इशू। सेकेंड इशू इज राइट इशू। सर राइट इशू क्या होता है, एक्चुअली कंपनी शेयर फिर बेच रहे हैं, फर्दर भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है राइट क्यों नाम यूज कर रहे हैं, तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हो सकता था। तो राइट इसीलिए इस शेयर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जिनके पास होल्डिंग है, जिनके पास एग्जिस्टिंग राइट है, मतलब जिनके पास ऑलरेडी शेयर है।
अगर एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू लेके आ रहा है और मेरे पास रिलायंस का ऑलरेडी शेयर पहले से है, तो कंपनी सिर्फ हमको ही बेचेगा, कोई कॉमन पब्लिक को नहीं बेचता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट इशू। तो राइट किसका है? शेयर होल्डर्स का राइट है कंपनी पे, तो उनको ही बेचा जा रहा है, एग्जिस्टिंग होल्डर्स को। और उनको जो बेच रहे हैं ना, उनको थोड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। मार्केट में अगर जो शेयर का दाम 4,000 रुपया चल रहा है, हाँ फेस वैल्यू 10, लेकिन मार्केट में 4,000 चल रहा है, होता है बहुत सारे। तो आपका एमआरएफ का शेयर कितना, 1.5 लाख से भी ज्यादा चल रहा है, एक एक शेयर का वैल्यू सोचो। तो एक एक शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू कुछ हो सकता है, लेकिन मार्केट में 4,000 चल रहा है। कंपनी को फिर एडिशनल फाइनेंस चाहिए, कंपनी को न्यू एक प्लांट बैठाना विदेश फॉरेन में, एक्सपेंड कर रहा है बिजनेस, तो इसलिए फिर इशू लेके आया। और कंपनी सोचे ना, ये पैसा हम अपना ही शेयर होल्डर से लेंगे, किसी पब्लिक को नहीं देके, अपना पब्लिक का होल्डिंग नहीं बढ़ाना चाहते, कंट्रोल अपना रखना चाहते, तो कंपनी में जो शेयर होल्ड कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। और लेकिन मार्केट में जो दाम है उससे कम दाम में, मार्केट में अगर 4,000 है, ठीक है, 3,500 में देंगे, अपना ही मालिक को तो कम बेनिफिट देंगे ना। तो कंपनी थोड़ा कम दाम में बेचता है। और ये इशू में पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं बोलो तो? ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कोई अदर्स पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कभी कभी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते, कब कर सकते, सब कुछ डिटेल्स आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मतलब इसको जब करेंगे तब, अभी फिलहाल ये समझ लो राइट इशू। तो कैसे इशू हो रहा है ना? थर्ड थर्ड इशू क्या? ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। इसका फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं। ESOP इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। स्कीम भी बोलोगे तो ESOS लिखोगे, एक ही है। सर ये होता क्या सर? एक्चुअली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में फ्यूचर ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है। एम्प्लॉय को कंपनी ऑफर करते, कुछ कंडीशन पे ऑफर करते। वो कंडीशन क्या हो, डिटेल चैप्टर जब करेंगे तब, इस पार्ट को जब करेंगे तब, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन, मान लो कंपनी बोल दिया 3 साल मेरा कंपनी में आगे काम करो, 3 साल बाद यू आर एलिजिबल फॉर दिस शेयर, आपको हम कुछ शेयर बेचेंगे, 100 शेयर कंपनी का आपको देंगे, लेकिन अब फ्री में नहीं, 3 साल आपको काम करना होगा। तो कंडीशन फुलफिल करोगे फ्यूचर में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस शेयर। इसके बाद आप बाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दिस इज योर ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन। तो फ्यूचर ऑप्शन पुट कॉल ऑप्शन नहीं है। डे टू डे देखो ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट ओपन होता है, पुट कॉल में बाई सेल लगाते रहता है, वो नहीं है। ये फ्यूचर ऑप्शन एम्प्लॉय को देता है कंपनी, कि आप 2-3 साल बाद ये ऑप्शन गारंटी, जो पीरियड दिए वेस्टिंग पीरियड बोलता है, वो पीरियड में अगर कंप्लीट कर लोगे, वो कंडीशन फुलफिल कर लोगे, तो इसके बाद एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद आप बाई करो तो ठीक है, हम शेयर दे देंगे कुछ पैसा लेके, मार्केट वैल्यू से कम दाम में। और अगर नहीं बाय करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फ्यूचर ऑप्शन, राइट। ऑप्शन है, नॉट नॉट ऑब्लिगेशन, मैंडेटरी नहीं कि बाई करना होगा। और ESPS क्या होता है? ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। सर ये तो एक ही जैसा लग रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसमें परचेज, वो भी तो फ्यूचर में परचेज का। अच्छा अब यहाँ क्या है समझो, ये ना IPO का ही पार्ट है, ये ऑप्शन फ्यूचर का दिया जा रहा है, ये कोई इशू नहीं लेके आया कि उसमें, ये IPO के ही पार्ट है। एम्प्लॉय को कंपनी बोल रहे हैं हम लोग IPO लेके आ रहे हैं, तो पब्लिक को इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का शेयर 15 रुपया में इशू कर रहे हैं, 5 रुपया प्रीमियम में। लेकिन ये शेयर, इसमें से 10% शेयर, टोटल इशू मान लो 1 लाख शेयर कर रहे हैं, उसमें से 10%, 10,000 शेयर कंपनी अपना एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर दिया कि 10,000 इसमें से हम अपना एम्प्लॉय को देंगे। लेकिन वो खुद अपना एम्प्लॉय है, तो उनको 15 रुपया नहीं देना होगा, उनको 13 रुपया देना होगा, 2 रुपया उनको डिस्काउंट दे रहे। तो IPO में, उसी IPO में पब्लिक अप्लाई कर रहे हैं, उनको 15 देना पड़ रहा है, और उसमें एम्प्लॉय के लिए एक पोर्शन फिक्स किए, और वो एम्प्लॉय को उसी में अप्लाई करने के लिए कितना देना पड़ रहा है? 13 रुपया। ये जो ऑफर लेके IPO में से एक पोर्शन, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम।
अब इसमें एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, किसी को तो नहीं पता है 10,000 में कौन कितना अप्लाई करेगा, तो हो सकता है ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो किसी एम्प्लॉय को इसमें दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा, वो कितना एप्लीकेशन आया वो बात का बात है। लेकिन ये आईपीओ का एक पोर्शन इनको कम दाम में बेचते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। बोलो समझ में आया? तो ये तीनों हो गया आपका कैश इशू का पार्ट। अब हम आ जाते हैं नॉन कैश अदर देन कैश इशू। ठीक है, अदर देन कैश इशू में फिर कितना सारे इशू है। इसमें एक हो गया बोनस इशू। कंपनी फ्री में अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देते। अभी बहुत सारे कंपनी बोनस लेकर है। वीएसटी कंपनी, वीएसटी पता है वो लोग सिगरेट बनाता है, जैसे आईटीसी नंबर 1 कंपनी, इस तरह वीएसटी भी एक कंपनी है, वो हैदराबाद का कंपनी। वो लोग भी बहुत ब्रांडेड अच्छा अच्छा बनाते हैं और वो अच्छा कंपनी है, बहुत प्रॉफिट में। उन लोगों ने 10:1 बोनस दिए, मतलब अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है, कंपनी आपको 10 शेयर फ्री में देंगे, 11 शेयर हो जाएगा। इस तरह ऑफर लेके अभी ये बोनस इशू कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट लोगों ने डिक्लेयर किए। ठीक है, एनीवे तो बोनस इशू मतलब फ्री में आपके पास शेयर है कंपनी का, इसके बाद कंपनी बोल रहा है ठीक है आप एक्स्ट्रा और शेयर रख लो फ्री में, कंपनी आपको रिवार्ड दे रहे। तो इस तरह का इशू है, तो बोलो फ्री में दे रहे तो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, तो नॉन कैश इशू हो गया। सेकेंड, बोनस इशू के बाद इशू हो रहे शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। कंपनी एसेट्स खरीद रहे हैं और उसको बोला ठीक है आपका जमीन हम ले लेते, आपका जमीन हम खरीद लेते, इसमें फैक्ट्री बनाएंगे। तो और आपको बोला आप पैसा ले सकते हो, लेकिन पैसा लेने से पैसा खर्चा हो जाएगा, बेटर होगा आप कंपनी का मालिक बन जाओ। उतना पैसा आपका जमीन का अभी जो दाम है मार्केट वैल्यू जिसके हिसाब से हम खरीद रहे हैं, उतना अमाउंट का ही आप कंपनी का शेयर ले लो, आप भी मालिक रहोगे। तो मालिक रहोगे तो कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, कंपनी बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा। तो उसका जमीन लेके कंपनी उनको शेयर दे दिए। तो ये जो शेयर जितना इशू किए वो इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ऐसे हो सकता है जमीन का दाम मान लो 10 करोड़ है, उसमें से उन्होंने बोला ठीक है हमको 4 करोड़ तो कैश दे दीजिए, बाकी 6 करोड़ का मालिक बना दीजिए। तो 6 करोड़ का तो मालिक बना रहे ना, इशू कर रहे शेयर। तो जो 6 करोड़ का जो शेयर इशू किए फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ही तो है। यस, तो इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स थर्ड। तो इसमें कैश थोड़ी आया। नेक्स्ट, इशू फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। कोई बिजनेस को खरीदे और उसको भी बोले ठीक है आप भी मालिक रहो, आप भी शेयर ले लो, आप भी मालिक कंपनी का मालिक बन जाओ। तो इशू फॉर परचेज या एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस मतलब एक कंपनी को भी एक्वायर कर सकते, दूसरा कंपनी को, या कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस को भी कंपनी खरीद सकते। ठीक है ना, किसी और बिजनेस को बाई कर रहे हैं तो उनको भी शेयर दे रहे हैं। तो ये हो गया अदर देन कैश इशू फोर्थ। और भी बहुत सारा है लेकिन एक लिखेंगे बस। अब हम लोग थोड़ा चैप्टर में एंट्री कुछ सीखेंगे। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या इशू कर रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है, राइट। स्वेट इक्विटी शेयर फिर क्या होता है? स्वेट से समझ लो पसीना है। तो इसमें 3 अलग अलग इशू होता है स्वेट इक्विटी। क्या क्या है? एक, बोलो पसीना किसका? सर एम्प्लॉय का ही मेहनत होता है, लेबर, एम्प्लॉयज, मैनेजर, इन लोगों ने तो मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाता है। यस एग्जैक्टली। लेकिन अरे वो तो एम्प्लॉय तो बाद में, पहले कंपनी कौन बनाया? प्रमोटर। जो कंपनी फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर। हम लोग मिलकर एक न्यू कंपनी बना रहे हैं तो यू आर द प्रमोटर। हम लोग भी कुछ शेयर खरीदेंगे, इसके बाद पब्लिक इशू लेके पब्लिक भी खरीदेगा, वो भी मालिक बनेगा। तो हम लोग भी मालिक है और जो पब्लिक खरीदे वो भी मालिक है। दोनों में डिफरेंस तो कुछ है ना। वी क्रिएट द कंपनी, वी फॉर्म द कंपनी। फॉर्मेशन कौन की? हम लोग। तो यार प्रमोटर, तो प्रमोटर तो शेयर खरीदेगा, ऑब्वियसली कुछ शेयर उनका हिस्सा तो होना चाहिए ना। इसके बाद ये जो कंपनी फॉर्म किए, मतलब फॉर्म लेके आए, इसके बाद कंपनी का नाम क्या होगा, क्या बिजनेस करेंगे, क्या कैपिटल होगा, ये सब डिसीजन लेना, ये सब सोचे, क्या पर्पस में बना जा रहा है, ये सब कुछ आदमी मिलके बनाए थे ना। तो ये जो कंपनी फॉर्म की इसमें तो मेहनत लगा है ना।
लीगल फॉर्मेशन फिलअप किए, फिर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में अप्लाई किए, वहां से इनकॉर्पोरेशन लेटर आया, कंपनी फॉर्म हो गया लीगली। तो ये सारा मेहनत जो था किसका था? प्रोमोटर्स का था। और वो प्रोमोटर्स इसके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते कि हमको इतना, हम लोग मिल के बनाए तो हमको भी कुछ शेयर दो, इसका मेरा रेमुनरेशन इतना, कंपनी बना के देते इतना रुपया लेते नहीं, ये तो हम लोग वॉलंटरली किए ना। तो कंपनी इस काम के लिए जो मेहनत से बनाए, इस काम के लिए कंपनी कुछ शेयर देता है, ठीक है, कंपनी कुछ शेयर दे देता है प्रोमोटर को, उसको बोलते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी। तो एक इसमें तीन पार्ट बोले ना, क्या क्या तीन पार्ट नीचे लिख रहा हूं। एक इशू टू प्रोमोटर, इशू टू प्रोमोटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब एक कंपनी बनाए हम लोग सब एक लाख करके शेयर खरीदे, मेजर शेयर हम लोग के पास रहेगा तभी ना कंट्रोल कर पाएंगे। और ये जो फॉर्मेशन की हम लोग 7 आदमी मिलके किए थे, सातों को कंपनी मान लो 1000 शेयर दे दिए फ्री में, ये फॉर्मेशन के कारण। तो ये जो 1000 शेयर दिया, ये हो गया आपका इशू टू प्रोमोटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मेहनत किसका लगा था? प्रोमोटर का। तो इन फास्ट सबसे पहले किसका मेहनत? कंपनी बनाने में प्रोमोटर का लगेगा, तो उनको कुछ शेयर दिए, ये हो गया इशू फॉर सॉरी इक्विटी का एक पार्ट। सेकेंड, अब जब कंपनी फॉर्म हो गया, इसके बाद कंपनी को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स। और डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्टर्स। और प्लस पब्लिक इशू लेके वो भी मालिक बन गया, लेकिन सब कोई थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस चलाने के लिए। डायरेक्टर सब कुछ डिसीजन लेता है, हाँ, शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट होता है, उनके वोटिंग से ही डिसीजन होता है ना। अब कंपनी में अब किसका मेहनत है? ना कंपनी का एम्प्लॉइज, मैनेजर, इन लोगों ने काम करते। तो कंपनी ऑफर किए इस साल जो बेस्ट मैनेजर होगा फिनांस में, उनको इतना ऑफर दे दिए, इतना का शेयर देंगे एज ए रिवार्ड्स। और ये जो सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज है, उनको बोला जो बेस्ट सेल करेगा उनको इतना कंपनी का शेयर दे देंगे। तो ये एज ए रिवार्ड्स एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ठीक है, फॉर देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस है तभी उनको अचीव किए, तभी दे रहे हैं टारगेट, ठीक है ना। तो अब दूसरा दूसरा पसीना किसका लगता है? एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉय में चाहे मैनेजर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे आपका लेबर हो, चाहे अकाउंटिंग स्टाफ हो, ठीक है ना, सबको दे सकता है परफॉर्मेंस बेस पे। तो इशू टू एम्प्लॉयज फॉर देयर परफॉर्मेंस एज ए रिवर्स, इशू टू, इसको इशू करें एम्प्लॉयज एज ए रिवर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। उन लोग का परफॉर्मेंस है, इसीलिए कंपनी एज ए रिवार्ड्स कुछ दे रहे हैं। तो ये हो गया स्वेट इक्विटी, राइट। एंड वन मोर, थर्ड। अब हो हैंग हो रहे बहुत ज्यादा हैंग, पता नहीं क्यों। थर्ड, फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या है समझाएंगे? इशू फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लो मैंने बुक लिखे, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसका कॉपीराइट लेंगे ना। तो बुक का मालिक कौन है? एक्चुअली ऑथर जो है, तो हो गया। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट है। अब कोई पब्लिशर्स आके बोल रहे हैं, अरे गौतम बाबू आपका जो बुक है वो हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं। हम लोग ठीक है, हमको रॉयल्टी नहीं, हम अब 10 साल पब्लिश कीजिए, लेकिन आपका कंपनी का ओनर बना दीजिए। ये कंपनी ऑफर कर सकते हैं, आप रॉयल्टी नहीं लेके एक काम करो ना, आपका ये बुक पब्लिश करेंगे 10 साल के लिए, और इसके लिए आपको कुछ कंपनी का जो भी वैल्यू है उतना अमाउंट का शेयर ले लो, आप भी मालिक बन जाओ। आपका बुक अच्छा चलेगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपका शेयर वैल्यू बढ़ेगा, वो भी बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलते रहेगा। तो मैंने सोचा ठीक है वही कर लेते। तो अब मेरा मेरा कॉपीराइट को एक्वायर किया उन लोगों ने, और उसके अगेंस्ट में किया दिया, एक्विजिशन हुआ, और उसके अगेंस्ट में हमको शेयर दे दिए। या कोई डॉक्टर मेडिसिन इन्वेंट किए, रिसर्च किए मेडिसिन, इसके बाद उनके बाद पेटेंट राइट आ जाएगा। अब जितना मेडिसिन बनाने वाला कंपनी है ना,
एडोबी, रेनबक्सी, सिप्ला, रेनबक्सी अभी नहीं है, खैर सिप्ला एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फार्मा कंपनीज है, ठीक है। तो उन लोगों ने आके कंपनी को ऑफर कर रहा है, आपका ये मेडिसिन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, आपका पेटेंट हम लोग को दीजिए यूज करने के लिए, तो आपको इतना करोड़ देंगे, और वो आप चाहोगे तो हम लोग कंपनी का शेयर दे देंगे, आप मालिक बन जाओगे। तो अगर वो शेयर्स में एग्री होता है तो जो शेयर इशू किए ये भी, क्योंकि मेहनत किसका था, जिनका प्रॉपर्टी था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको एक्वायर करने के लिए कंपनी, उनका मेहनत को बेनिफिट लेने के लिए कंपनी उनको शेयर दे रहे हैं, तो ये भी माना जाएगा क्या, स्वेट इक्विटी। तो नॉर्मल एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो सकता है ना, लेकिन इसको भी स्वेट इक्विटी में लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, एसेट्स खरीदे हो तो परचेज ऑफ एसेट्स लिखे ही थे। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू। ओके, हम लोग सब एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके सब एंट्रीज भी सीखेंगे। अब आ जाते कुछ और टर्म लिखेंगे, इसके बाद एंट्री में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, शेयर क्या होता है लिखे थे। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, कितना टाइप्स का इशू होता है वो लिख लिए। अब थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंट सी लिखते हैं। अच्छा, इसके सबको ना कैपिटल में कर लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ओह इतना, एंड कैपिटल सी। अब लिख रहे इशू प्राइस, इशू हो रहे तो क्या प्राइस में इशू होगा, कुछ टर्म्स, कुछ प्रोविजंस और पे करेंगे, फिर हम लोग एंट्री लिखेंगे। इशू प्राइस मतलब बेच रहे तो क्या प्राइस में बेच रहे, इशू मतलब क्या बोले, बेचना। तो बेच रहे तो क्या प्राइस में बेच रहे हैं, तो इसमें तीन अलग अलग प्राइस होता है। एक तो हो गया इशू एट पार, क्या प्राइस में बेच रहे हैं, इशू एट पार, ठीक है। सेकंड, इशू एट ए प्रीमियम, और थर्ड, इशू एट ए डिस्काउंट। थ्री डिफरेंट प्राइस है, इशू एट पार, इशू एट ए प्रीमियम, और इशू एट ए डिस्काउंट। एट पार इशू का मतलब, इसीलिए थोड़ा लिखने के लिए इधर मैंने, ओके, इशू एट फेस वैल्यू, इशू एट फेस वैल्यू। मैंने फेस वैल्यू का मतलब क्या बोले थे, जो शेयर सर्टिफिकेट उसमें क्या वैल्यू मेंशन है। मार्केट में तो डेली चेंज होता है, क्या आपका शेयर का वैल्यू भी डेली आपका सर्टिफिकेट में चेंज होते जाएगा, नहीं, वो तो एक रहेगा ना। तो सर्टिफिकेट में क्या प्राइस था, उस प्राइस को बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट। उसको और भी बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो अगर 10 रुपया फेस वैल्यू और 10 रुपया में ही इशू किए तो एट पार इशू बोलोगे। अब 10 रुपये का फेस वैल्यू, 10 से ज्यादा, 11, 12, 15, 100, 1000, 10 से एक्स्ट्रा में इशू किया ना, वो तो प्रीमियम इशू हो गया, प्रीमियम है, एक्स्ट्रा है, तो प्रीमियम हो जाएगा। तो फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा उसको क्या बोलोगे, प्रीमियम, इसलिए इसे बोलते हैं इशू एट ए प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम में इशू किए तो इसको बोलोगे इशू एट ए डिस्काउंट। तो ये हो गया इशू एट ए प्रीमियम का, आपका हो गया इशू एट अबव फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से अबव प्राइस में बेच रहे हैं तो ये हो गया आपका इशू एट ए प्रीमियम, ठीक है ना। अगर 50 पैसा भी एक्स्ट्रा बेचा फेस वैल्यू से तो प्रीमियम ही होगा, और 1000 रुपया एक्स्ट्रा बेचा वो भी प्रीमियम होगा। तो कितना भी प्रीमियम हो सकता है, राइट। इसमें कोई ये नहीं है कि प्रीमियम में लिमिट होगा, नहीं। नाउ इशू एट ए डिस्काउंट, इशू एट बिलो फेस वैल्यू। क्या प्राइस में बेच रहे हैं, फेस वैल्यू से बिलो प्राइस में बेच रहे हैं, तो ये हो गया आपका इशू एट ए डिस्काउंट, राइट। लेकिन कंपनी जब 13 बोल रहे हैं, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो इशू करते हैं वो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। पहले था 1956 में था, 10% डिस्काउंट लिमिट दिए थे आईपीओ में, सब में। लेकिन यहाँ डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकते एट पार या एट ए प्रीमियम। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केस है उसमें डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिख लेते हैं, एज पर कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, no public limited company
कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट स्पेसिफिक इशू। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इशू है डिस्काउंट में कर सकते हैं, अदरवाइज कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का बात नहीं हो रही इसमें, तो कंपनी एक्ट बोल रहा है डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते। तो अभी सी और क्वेश्चन आएगा तो डिस्काउंट इशू तो आएगा नहीं, प्रीमियम कितना भी दे सकते हैं, राइट। तो था इशू प्राइस। इशू प्राइस में मान लो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 इशू किए 12 रुपया, तो कंपनी आपको सर्टिफिकेट देगा जो वो 10 रुपया लिखा रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना पड़ा 12। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट में 10 रहेगा लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 12, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा पे किए ना, वो प्रीमियम हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीमियम इशू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते ना, ठीक रहेगा, आगे एंट्री भी ठीक रहेगा। डी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, इशू प्राइस तो देख लिए। अब इसमें अच्छा उतना डिटेल्स नहीं, हम लोग फिर आ जाते, एक पॉइंट लिखते, जब इशू करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट इशू होता है, हम लोग पर सीखे देखो 12 में कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फास्ट कॉल एक्सेट्रा, तो इंस्टॉलमेंट इशू होता है। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, ये भी आपको पता है, फिर भी लिख देते, इंस्टॉलमेंट्स। अगर पेमेंट एक ही साथ नहीं लेके पार्ट पार्ट करके ले रहे हैं, मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू इशू किए है 15 रुपया में, 5 रुपये प्रीमियम, और 15 को बोल रहे कंपनी आप ऐसे पे करो, पहले एप्लीकेशन के टाइम, पहले आप अप्लाई करोगे ना, इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है। पहले आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, पहले पे करोगे 4 रुपया, फिर पे करोगे 6 रुपया, 10, और लास्ट में पे करोगे 5 रुपया। 3 बार में पेमेंट हो जाएगा, 4, 6 और 5। तो 3 इंस्टॉलमेंट में जो पे कर रहे हो, तो आप लोग जो क्वेश्चन करोगे ना थियोरिटिकली, उसमें इंस्टॉलमेंट ही रहेगा इस तरह, ओके। और एक्चुअली प्रैक्टिकली आजकल जितना कंपनी इशू करते हैं एक ही साथ पेमेंट लेता है, आईपीओ जितना भी आ रहा है वो वन टाइम ही पेमेंट ले लेता है, तो इंस्टॉलमेंट का सवाल ही नहीं होता है। तो एक्चुअली जब कंपनी का एक्चुअल अकाउंटेंट बनोगे, आईपीओ आएगा, वो एक बस 2 एंट्री करना होता है, सिर्फ इशू तो एप्लीकेशन आया, उसमें से कुछ रिफंड कर दिए, बाकी शेयर दे दिए, बस यही है। ना अलॉटमेंट है, ना फास्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ नहीं है। बट अगर इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, क्या होता है, फर्स्ट क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट, और इसके बाद जितना भी है उसको कॉल्स बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, है ना। सर इतना डिफरेंट नाम देने का क्या मतलब है, एक्चुअली फर्स्ट जो मनी पे हो रहा है, मान लो 4 रुपया बोल दिया, वो आपको एप्लीकेशन के टाइम एक एक शेयर के लिए उतना करके पे करना है। अगर हम 1000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा, 1000 × 4 पे करेंगे, ऐसे तो 15 रुपये इशू प्राइस था। तो एप्लीकेशन में जो मनी पे करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर इसके बाद नाम अलॉटमेंट क्यों हो गया, अब जो अप्लाई किया उनको शेयर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है भाई। अगर शेयर दे रहे किसी को तो उनको अलॉट किए कंपनी, इसीलिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट। जब अलॉट होता है उनका अलॉटमेंट ड्यू उसी टाइम हो जाता है, क्यों देना ही होगा आगे अलॉटमेंट मनी, और इसके बाद पेमेंट आ जाता है। और जिनको शेयर दिए नहीं, उनको अलॉट ही नहीं किए, तो रिफंड हो जाएगा, तो अलॉटमेंट हुआ नहीं तो उनको रिफंड आगे तो पे नहीं करना है। तो इसीलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, क्योंकि जिनको अलॉट करते हैं शेयर, मतलब जिनको शेयर देने के लिए डिसीजन ले लिए कंपनी का, इनको शेयर दिया जाएगा, तो मतलब कंपनी को अलॉट कर दिए, और जब शेयर अलॉट कर दिए तो उस टाइम जो पेमेंट करना होता है उसके बाद उनको जो पे करना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और फिर आगे जितना भी होता है वो कॉल करते कंपनी, कितना भी इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन, कितना भी इंस्टॉलमेंट में उसको कॉल बोलते हैं। ठीक है, कंपनी बोल देता है अब फर्स्ट कॉल इस दिन पे करोगे, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल इस दिन पे करोगे, तो इसके हिसाब से पेमेंट होल्डर से मिलता रहता है, राइट। तो अब इसमें कुछ प्रोविजन है कंपनी एक्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या होना चाहिए, 2 इंस्टॉलमेंट के बाद बीच गैप क्या होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, और टोटल इशू कितना दिन में कंप्लीट है, सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, सीखने से अच्छा है, सीख सकते हो, लेकिन कंपनी लॉ में पढ़े होंगे ना। ई, और क्या पॉइंट है, अब इंस्टॉलमेंट इशू तो लेके आए, इंस्टॉलमेंट में ये होता है एरियर भी होता है, मतलब कोई फेल किए, बाई चांस पे करना भूल गए, या अप्लाई कर दिए थे, सोचे थे
मिलेगा नहीं, सब फ्रेंड लोग कर रहे चलो अप्लाई कर देते, लेकिन उनको शेयर मिल गया, आगे अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया कैसे भी, लेकिन कॉल मनी का जब डिमांड आया उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए, एरियर हो गया। और फिर कोई देखा रहे अलॉट हो गया तो चलो कॉल मनी भी पे कर देते हैं, पहले एडवांस पे कर दिए, तो जो एडवांस है ये आपका एरियर है, इंस्टॉलमेंट में ही आएगा ना। तो अगर एरियर एडवांस है उसमें कुछ इंटरेस्ट का सवाल आता है, तो उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 बोलता है टेबल एप फॉलो करोगे। अगर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म में इसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दिया, साइलेंट रह गया, ठीक है, अगर बोल दिया कंपनी एरियर पे इतना परसेंट देंगे, प्रोस्पेक्टस में दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, तो फिर वो टेबल ऐप नहीं देखोगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो कंपनी एक्ट 2013 बोल रहा है टेबल ऐप में कि आप एरियर पे इतना इंटरेस्ट, एडवांस पे इतना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वो पे करना होगा, रिसीव करना होगा। देखो टेबल ऐप फॉर, टेबल ऐप लिखना था, एप्लीकेशन टेबल ऐप फॉर, क्या चीज के लिए टेबल ऐप लगेगा, एक मिनट, क्या पेन का क्या इशू है, फॉर टेबल ऐप फॉर Olsen area and इसमें इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट लिखना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरिया एंड कॉल्सन एडवांस, तो उसमें अप्लाई होता है टेबल एफ। टेबल एफ क्या बोल रहा है, अगर एरियर है तो और एरियर मनी आगे वो पे कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा और कैरेट से इंटरेस्ट पे करना होगा, ये टेबल एफ बताए। और अरे क्या चीज, टेबल एफ, ओहो, टेबल फॉर नहीं, टेबल एफ, ठीक है, टेबल एफ फॉर कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन एडवांस। तो कंपनी एक्ट बोल रहे हैं अगर किसी का एरियर है तो एरियर मनी आगे पे कर सकते हैं, उनको टाइम कुछ दिया जाता है, उसमें पे नहीं करते तो फॉरफिट होता है। अगर वो पे करता है बाद में तो पेमेंट करने के टाइम उनको कुछ इंटरेस्ट देना होगा एरियर पे, और वो कैरेट से इंटरेस्ट देना होगा, टेबल एक बता दिए। और कोई एडवांस दे दिया तो कंपनी भी बाउंड है उनको इंटरेस्ट पे करना, और उसमें क्या रेट से पे करेगा वो टेबल एक बता दिए, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो क्या है, कंपनी शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर, company should charge interest on Colson area at the rate, क्या रेट, 10% पर एनम, ठीक है, क्या रेट से चार्ज करेगा, टेबल बताया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा, कितना दिन का, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ कॉल, जिस दिन ड्यू था, ड्यू डेट ऑफ कॉल टू, जिस दिन पे किए, पेमेंट डेट, जिस दिन ड्यू था उस दिन से पेमेंट डेट तक कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब होल्डर से फेल किए थे उनको पे करना होगा इंटरेस्ट, ठीक है। अगर वो कॉल मनी बाद में एरियर मनी बाद में पे कर रहे तो इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, और उसमें इंटरेस्ट कितना देना होगा, 10% पर एनम, राइट, यस। सेकेंड, अगर कोई एडवांस पे कर दिए, देखे अलॉटमेंट किए, अलॉट किए, चलो आगे जितना भी कॉल है ना इसी में पे कर देते, कोई झमेला नहीं है भाई, फॉरफीचर रीच देखना नहीं है, मेरा टेंशन खत्म। तो एडवांस अगर दे दिए तो कंपनी भी उनको पे करेगा इंटरेस्ट एडवांस पे, एंड कंपनी शुड अलाउ इंटरेस्ट या पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, कितना लिखते हैं, कंपनी शुड पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मतलब कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट 12% पर एनम, मतलब कंपनी पे करेगा ज्यादा, 12% पर एनम फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग एडवांस, किस दिन एडवांस मिल गया था, डेट ऑफ, ओहो,
डेट ऑफ रिसीविंग एडवांस टू, कब तक ना, ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी, एडवांस पे किए ना पहले, जब कब पे किए थे उस दिन से ड्यू डेट का है, कब है ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी, इतना दिन का इंटरेस्ट कंपनी पे करता है। ओके, तो ये था आपका टेबल ऐप का एप्लीकेशन। बस अब हम थोड़ा सा एंट्री आज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी सारा एंट्रीज देंगे। तो कैश इशू में मैंने बोला था ना आईपीओ, तो इसी का ही पार्ट में आते एंट्रीज, लेकिन इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली आजकल जितना कंपनी शेयर इशू करते हैं, देखोगे आईपीओ लेके आते हैं, प्राइस बैंड बोल देता है इतना से इतना, अप्लाई करो आपको शेयर मिलेगा, नहीं तो पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है ना, यही तो होता है। तो इस केस में आगे ना इंस्टॉलमेंट है, ना अलॉटमेंट है, ना कॉल है, तो इसमें एंट्री क्या होगा वो एक बार कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कैलकुलेशन उसका एंट्री करेंगे। राइट, तो नाउ एंट्रीज फॉर इशू, कैश इशू ऑब्वियसली आप लिखो एंट्रीज फॉर इशू, आईपीओ का ही पार्ट है। अगर इसमें एक कंडीशन है, इफ टोटल इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन, अगर ये होता है इफ इशू प्राइस पेबल, ओ पता है वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, हैंग हो रहे बार बार, पता नहीं क्यों। पेबल, इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा इशू प्राइस एप्लीकेशन में ही पे कर देना है। ठीक है ना, इफ इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो इस केस में एंट्री क्या करोगे? अच्छा, कंपनी एक जितना शेयर बेच रहे, इशू कर रहे ना, मान लो कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर रहे और 10 रुपया फेस वैल्यू 12 रुपया में इशू कर रहे, तो कंपनी को 12 रुपया करके मिलेगा, है ना, एप्लीकेशन में पूरा मनी ले रहे। तो इस केस में फर्स्ट कितना एप्लीकेशन आएगा, कोई गारंटी है कि 2 लाख शेयर बेच रहे तो 2 लाख ही आ जाएगा? 2 लाख ही आएगा, उससे कम भी आ सकता है, उससे 2 करोड़ भी आ सकते हैं, एक्स्ट्रा भी तो आ सकता है ना। तो कंपनी पहले देखता है कि कितना आया एप्लीकेशन, ओवर आया या कम आया, कितना आया, रिसीव कितना किए। तो फर्स्ट एंट्री करोगे फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या एंट्री करोगे? फॉर एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ओके, तो एंट्री करोगे, क्या करोगे बोलो? पैसा आया ना, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ओहो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट में तो सारा पेमेंट हो रहा है ना, तो अप्लाई भी होगा और उसके बाद अलॉट भी उसी में ही कर लेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन भी लिखोगे ना, उतना प्रॉब्लम नहीं। तो कितना अमाउंट मिला वो देखोगे, तो श्योर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन को शॉर्ट में एपीपी लिख रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन मिला, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। जैसे 2 लाख शेयर इशू किए और 12 रुपया करके था इशू प्राइस, लेकिन एप्लीकेशन आया 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 12 आया ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लोगे, 3 लाख इंटू 12 36 लाख, बस ये रिसीव का एंट्री हो जाएगा। अब सेकेंड एंट्री, अब ये जो आया एक्स्ट्रा आया, तो अगर कम आता है तो पूरा ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, है ना, रिफंड तो होएगा नहीं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा होता है, अब कैसे किसको शेयर दे रहे देखना नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है वो प्रोराटा कर रहा है या क्या कर रहा है कुछ नहीं देखना, फास्ट इन फास्ट इश्यू, फास्ट इन फास्ट आउट, क्या इस तरह फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनको दिए, बाद में किए नहीं दिए, क्या कर रहे देखना नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर दोगे, बाकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है ना, तो फॉर एप्लीकेशन मानी जो आया था उसको ट्रांसफर करते,
और एब्सेक्ट, बस दो ही एंट्री पास करना है। आजकल पब्लिक इशू का सिर्फ दो ही एंट्री होता है। और एप्लीकेशन ट्रांसफर, एप्लीकेशन ट्रांसफर मतलब किसी को शेयर देंगे, किसी को वापस देंगे। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट किए थे, जो टोटल क्रेडिट वो डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल, मतलब ये जो क्रेडिट था ना वही अमाउंट डेबिट कर दो। टू, अब पहले देखो एक्स्ट्रा आया या नहीं। जैसे मैंने बोला था 2 लाख इशू किए थे, 3 लाख आया, तो 1 लाख एक्स्ट्रा है ना, तो 1 लाख को रिफंड कर देना टू बैंक। रिसीव का उल्टा हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल में से एक पार्ट तो रिफंड कर दिए। अब बाकी जो 2 लाख हो तो शेयर इशू करेंगे, तो कैपिटल बढ़ जाएगा ना, तो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और अगर प्रीमियम में इशू किए, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू तक, उससे ओवर होता है तो प्रीमियम, वो प्रीमियम में आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट ये सब कर दोगे। तो बैंक कितना करोगे ना, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, अगर एक्सेस है तभी रिफंड का सवाल है ना। एक्सेस एप्लीकेशन इनटू इशू प्राइस, बोलो इशू प्राइस तो उनको रिफंड करेंगे ना। 12 रुपये करके दिए थे, 12 रुपये रिफंड कर देंगे। अगर 1 लाख एक्स्ट्रा है तो 1 लाख इंटू 12, 12 लाख रिफंड कर दो। 36 लाख आया था, क्रेडिट किए थे, डेबिट कर दिए। अब 2 लाख शेयर इशू किए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितना इशू किए थे, अगर 2 लाख इनटू फेस वैल्यू 10 रुपया, और जो 2 एक्स्ट्रा था वो तो प्रीमियम है, और इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम, 2 रुपया करके। अगर 2 लाख इंटू 10 20 लाख, और 2 लाख इंटू 2 4 लाख, ये हो जाएगा एंट्री बस। तो अगर पब्लिक इशू है और उसमें वन टाइम पूरा पेमेंट है, जैसे आजकल जितना भी शेयर इशू लेके आता है आईपीओ, उसमें वन टाइम ही पेमेंट होता है, तो उसमें बस कंपनी जो अकाउंटेंट उनको ये 2 ही एंट्री पास करना होता है। लेकिन आप लोगों को इसमें सब कुछ करना होगा जो प्रैक्टिकली नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है कंपलसरी। तो 10 नंबर लाना है, तो आपको वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, फाइनल कॉल, एरियर, फॉरफीचर, बहुत री इशू ऑफ फॉरफिटेड से, ये सारा एंट्री करना होगा। प्रोराटा में कैसे अलॉट होता है, उसमें एरियर कैलकुलेशन, ये सब हम लोग एक एक करके सीखेंगे आगे। तो आज का क्लास में हम लोग बेसिक एक आइडिया दिए, और इशू में अगर आजकल आईपीओ लेके आ रहे हैं, वन टाइम में पेमेंट है, तो उस केस में एंट्री 2 पास किया जाएगा। वो एंट्री क्या होगा आज इतना सीखे, ठीक है ना। आज का क्लास इतना, आप लोग इसको देखो, इसके बाद आगे हम लोग और सीखेंगे डिटेल्स, ठीक है। यस।